Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our fourth workshop and second session for verbs. We did good number of questions in our last session and let's take some more questions in this session. Now the first question over here. Correct the following sentences, okay? He did nothing but cursed his fate. उसने कुछ नहीं किया बट अपने भाग्य को दोष दिया. इसका कहने का मतलब ये है. अभी हमें इसे करेक्ट करना है. हो सकता है ये करेक्ट है, हो सकता है करेक्ट नहीं है. ठीक है. अभी सी एक सेंटेंस है, यहाँ पर भी पास्ट टेंस आ रहा है, यहाँ पर भी पास्ट टेंस आ रहा है. तो दो जगह एक ही सेंटेंस में पास्ट टेंस आने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब ही डिड नथिंग आ गया है तो बट कर्स्ड हिज फेट की जरूरत नहीं. सिर्फ कर्स होगा तो भी चलेगा. इनफैक्ट वही होना चाहिए. CURSE डी की जरूरत नहीं है. उसने कुछ नहीं किया बट अपने भाग्य को दोष दिया. तो एक सेंटेंस में दो बार पास्ट टेंस आने की जरूरत नहीं है. ओके. सो ही डिड नथिंग बट कर्स हिज फेट. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ. जैसे एक ही सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, दो इंसिडेंट्स हैं, या आपस में कुछ रिलेशन है, फिर भी दोनों जगह हम लोग पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते. जैसे अगर हम बस से जाएंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा. तो इफ वी विल गो बाय बस इट विल बी चीपर, वो गलत है. इफ वी विल गो बाय बस इट विल बी चीपर, वो गलत है. इफ वी गो बाय बस देन इट विल बी चीपर. दैट्स द करेक्ट वन. ओके. तो एक सेंटेंस में दो जगह सेम ये जो टेंस है वो आने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और भी जैसे कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे या बस मिस कर दोगे. सो इफ यू विल नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन, वो गलत है. इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन. दैट्स द करेक्ट वन. ओके. Now let's take the next one. I intended to have punished him yesterday. Now जैसा कि हमने बेसिक सेशंस में पढ़ा है, टू के साथ अगर वर्ब आती है, टू प्लस वर्ब, देन वी कॉल इट एज इन्फिनेटिव. राइट. सो अगर इन्फिनेटिव आ रहा है दैट मीन्स इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब. राइट. तो नॉन फाइनाइट वर्ब को इसमें पास्ट टेंस में होने की जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं कहने से मेरा मतलब है कि इनफैक्ट ऐसा होता ही नहीं है. जो इन्फिनेटिव होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. ठीक है. वो जो टेंस शो कर रहा है वो यहाँ पर सिर्फ यही वर्ब है. आई इंटेंडेड, मेरी ऐसी इच्छा थी. ओके. या मेरी इंटेंशन थी, मेरी नियत थी. ठीक है. तो टू के बाद में हैव तो कुछ सेंस ही. हैव पनिश तो वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट में चल रहा है तो ये तो वैसे भी सेंसलेस हो गया. ठीक है. तो आई इंटेंडेड टू पनिश. आई इंटेंडेड टू पनिश. मैं कल मुझे उसको सजा देने की मेरी इच्छा थी, नियत थी, ऐसा कुछ भी आप जो है वो कह सकते हो. सो आई इंटेंडेड टू पनिश हिम यस्टरडे. वंस अगेन, टू प्लस वर्ब इट इज इन्फिनेटिव, और ये जो है वो चेंज नहीं होता है. टेंस अगर चेंज हो रहा है तो ये चेंज नहीं होता है. तो यहाँ पर जो टेंस को जो वर्ब बता रही वर्ब खाली वो ही पास्ट टेंस में होना जरूरी है. आई इंटेंडेड. ठीक है. तो ये इंटेंडेड है क्योंकि पास्ट की बात है, इसलिए ये पास्ट टेंस में होना जरूरी है. बाकी इन्फिनेटिव तो चेंज होता ही नहीं है. ठीक है. सो आई इंटेंडेड टू पनिश हिम यस्टरडे. Next is what we wants are bets that can score runs. Okay. The first thing is we जो है वो first person plural है, और जो verb के साथ SES लगता है वो हमेशा third person singular के साथ में लगता है. तो we के साथ wants तो लग नहीं सकता, तो पहली चीज तो ये गलत. what we want होना चाहिए. राइट. एंड what we want यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, what we want. ओके. बाद में भी देखते हैं. are bets that can score runs. नाउ ये जो वी है वो है प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो ओरिजिनल वर्ब आनी चाहिए, दैट इज विदाउट SES एंड IES. उसके बाद में वॉट जो है वो है प्रोनाउन. राइट. और ये भी सिंगुलर है. ठीक है. तो जो वर्ब यूज होनी चाहिए वो भी सिंगुलर होनी चाहिए. तो आर नहीं यूज होकर के इज यूज होना चाहिए. वॉट वी वॉन्ट इज बेट्स
दैट कैन स्कोर रन्स, क्योंकि जो इज है वो इसके लिए आ रहा है, राइट. सो व्हाट वी वांट इज बैट्स दैट कैन स्कोर रन्स. हमें क्या चाहिए? ऐसे बैट्स जो अच्छे रन स्कोर कर सके, जो रन स्कोर्स कर सके और रन स्कोर कर सके. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बैट्स दैट कैन स्कोर रन्स इज व्हाट वी वांट, राइट. अदर वे कैसा कह सकते हैं आप? बैट्स दैट कैन स्कोर रन्स is what we want, right? Bets that can score runs is what we want. आप ऐसा भी बोल सकते हो. Reframing of this sentence can be done, right? So दो चीजें यहाँ पर आपने ध्यान से समझी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी के साथ wants नहीं आएगा. उसके बाद में जो want है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो is आएगा. ओके. Now this one, leaves fell incessantly last autumn. Fell means actually it is a past tense of verb fell, और उसका मतलब होता है पेड़ों को काट करके नीचे गिराना, ठीक है. लेकिन क्योंकि ऑटम में गिरा है, ऑटम मीन्स पतझड़, पतझड़ में अगर गिरे हैं तो पेड़ अपने आप से गिरे होंगे, ठीक है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में पेड़ और पत्तियां जो है वो अपने आप से गिरते ही, मतलब पत्तियां अपने आप से गिरती हैं, ठीक है. सो लीव्स फेल्ट इंसिसेंटली लास्ट ऑटम. अभी इसमें क्या हो रहा है कि किसी ने पेड़ों को या पत्तियों को नहीं गिराया है, जो पत्तियां हैं वो अपने आप से गिर रही हैं. अपने आप से गिर रही मतलब हमें फॉल यूज करना पड़ेगा, द FALL, और उसका जो पास्ट टेंस होता है वो होता है फेल. क्योंकि लास्ट ऑटम की बात हो रही है इसलिए हम फॉल का पास्ट टेंस यूज करेंगे. ओके, सो दैट्स फेल. सो लीव्स फेल इंसिसेंटली लास्ट ऑटम. So fall, fell, and this fell is the past tense of fall, and this is actually to cut down the trees, right? FELL, that means to cut down the trees and make them fall down. So leaves fell down incessantly last autumn. Incessantly means continuous, बिना कोई रोक टोक, एकदम बहुत you can say लगातार गिर रही थी, ऐसा. So incessantly means that. So leaves fell incessantly last autumn. This one is the correct one. He would better play than studying without concentration. जो स्पीकर है वो ये कहना चाह रहा है कि मन लगा के पढ़ाई अगर नहीं करता तो इससे अच्छा वो खेल ले. मतलब वो खेले वो ज्यादा अच्छा है बिना मन लगा के पढ़ाई करने से, ठीक है. तो इसका जो पैटर्न होता है वो इस तरह से नहीं होता है. हम क्या यूज करते हैं? वी यूज हैड बेटर, राइट. वी यूज हैड बेटर प्लस इन्फिनेटिव, राइट. और ये जो इन्फिनेटिव हम यहाँ पे यूज करते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं, वो विदाउट टू यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए, राइट. और जो हैड है वो पास्ट फॉर्म है हैव की, राइट. तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज हैड बेटर टू गिव एडवाइस अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट. सो ही वुड बेटर प्ले देन स्टडिंग विदाउट कॉन्सेंट्रेशन. उसकी जगह क्या होगा? ही हैड बेटर, ठीक है. ही हैड बेटर प्ले. यहाँ पे जो प्ले यूज हो रहा है दैट इज इन्फिनेटिव विदाउट टू. तो हम एडवाइस करना चाह रहे हैं कि बिना मन लगा के पढ़ाई करो, उससे अच्छा है तुम खेल लो, ठीक है. और भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे I'd better get back to work. ज्यादा अच्छा होगा कि मैं काम पे चला जाऊं. We'd better meet early. अच्छा होगा कि हम जल्दी मिल लें. ओके. you'd better tell her everything. अच्छा होगा कि तुम उसको सब कुछ बता दो, ठीक है. सो जो सजेशन देना है, एडवाइस देनी है, उसके लिए हम हैड बेटर यूज करते हैं. एंड बी केयरफुल, will use had better plus infinitive without to. Had better play, had better gone, had better sing, had better tell, जो भी. ओके. और इसको शॉर्ट में आप अपोस्ट्रोफी डी, राइट, यू एट. I hope you are clear. The girl put a noose around her neck and hung herself in a sheer desperation. मतलब ये लड़की ने, जिस लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये लड़की ने गले में फंदा डाल करके एक निराशा में उसने गले में फंदा डाल के खुद को लटका लिया. ओके. मतलब प्रिसाइसली सुसाइड की बात आ रही है यहाँ पे. तो
अब यहाँ पर जो hung है that is actually past participle of hang. Now past participle of hang दो तरह से होता है, hung भी होता है, hanged भी होता है. थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, वैसे दोनों एक दूसरे की जगह यूज होते हैं लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है. जो सपोज आप कपड़े सुखा रहे हैं, ठीक है, कपड़े सुखा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, तो वो उन सब के लिए आप हंग यूज कर सकते हो कि मे बी द बॉय टू कॉफी शर्ट एंड हंग ऑन अ पैग. ओके, लेकिन जब किलिंग की बात आती है या सुसाइड की बात आती है और इस पे फांसी पे लटकाने की बात आती है तो हंग की जगह हैंग इज बेटर. ओके, जैसे आपने कभी भी कोई भी टीवी सीरियल में या मूवीज में सुना होगा टू बी हैंग्ड टिल डेथ, राइट, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, राइट. सो हैंग्ड इज मतलब I can say the preferred use is hanged, right, because here it means committed suicide or died by hanging. Okay, so the girl put a noose around her neck and hanged herself in sheer desperation. So this one is correct. Put it is incorrect. Put के जो तीनों forms होते हैं, put वही होता है, present, past and past participle. Okay, so and hanged herself in sheer desperation. I hope you are clear. What is the difference between hung and hanged? अगर आप कपड़े वगैरह से सुखा रहे, लटका रहे हैं, कुछ और चीजें लटका रहे हैं तो आप hung यूज कर सकते हैं, लेकिन किलिंग के केस में या डाइड बाय हैंगिंग का केस हो या सुसाइड का केस हो तो हम hanged प्रेफर करते हैं. वी प्रेफर. ओके. Consider the proposal, I accept it. Consider the proposal, I accepted it. जो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रपोजल को अच्छे से समझने के बाद में उससे गो थ्रू होने के बाद में मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. अब यहाँ पर कंसिडर्ड नहीं आएगा. क्या आएगा यहाँ पर? आप कोई भी चीज को गो थ्रू होते हो तो वो कंसिडरिंग होगा वहां पे इन दैट केस. ठीक है, यहाँ पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है. जो कंसिडरिंग वर्ड है दैट इज एक्चुअली अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज अ कंजंक्शन और उसका मतलब क्या होता है? गोइंग थ्रू. कंसिडरिंग मीन्स गोइंग थ्रू. सो गोइंग थ्रू द प्रपोजल आई एक्सेप्टेड इट. मैंने प्रपोजल को देख लिया, उसके बाद में मैंने उसको एक्सेप्ट किया. ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इन्फिनेटिव है, इन सब का जो यूसेज है वर्ब्स के सेशन में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आप जो बेसिक सेशन है वर्ब एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो अटेंड करिए तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, सो कंसिडर्ड की जगह क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज कंसिडरिंग. सो कंसिडरिंग द प्रपोजल आई एक्सेप्टेड इट. ओके, किसी एंड की जरूरत नहीं है. आई एक्सेप्टिंग इट ये भी गलत है. आई के साथ एक्सेप्ट कभी आ ही नहीं सकता. सो कंसिडरिंग द प्रपोजल आई एक्सेप्टेड इट दैट मीन्स गोइंग थ्रू द प्रपोजल. आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रपोजल आई एक्सेप्टेड इट. प्रपोजल को अच्छे से देखने समझने के बाद में मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. ओके, सो वी हैव यूज्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट इज the captain has been saddened with the issue. Other team members refuse to comment. Okay, now अभी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट से शुरू हो रहा है, राइट? हैज बीन सैडन्ड. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पार्ट है सेंटेंस का वो भी सेम ही टेंस में होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए. सो अदर टीम मेंबर्स रिफ्यूज्ड टू कमेंट की जगह हैव रिफ्यूज्ड आना चाहिए फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो हम देखते हैं हैव रिफ्यूज्ड कहाँ पर है. टीम मेंबर रिफ्यूज्ड ये गलत हो गया. टीम मेंबर हैव रिफ्यूज्ड, टीम मेंबर हैव रिफ्यूज्ड, हैव रिफ्यूज्ड. ओके, नेक्स्ट इज ओके तीन वन ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. अभी जो प्रिपोजिशन है विद वो रॉन्ग है, इसकी जगह हमें यूज करना चाहिए बाय, राइट? द कैप्टन हैज बीन सैडन्ड बाय द इश्यू, नॉट विद द इश्यू, राइट? द कैप्टन हैज बीन सैडन्ड बाय द इश्यू. तो ये भी एलिमिनेट हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस टू. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हो क्या रहा है कि कोई कंजंक्शन नहीं है, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ दो क्लॉजेस को जोड़ सके ऐसा कोई अपने पास यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है. अगर कंजंक्शन नहीं है दो मेन क्लॉजेस के बीच में तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें सेमी कॉलन यूज करना पड़ता है. कॉमा नहीं चलेगा, सेमी कॉलन चाहिए, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से,
when there is since there is no conjunction between two main clauses, they should be separated by a semicolon, not a comma. So we have comma over here and semicolon over here, so this will be correct, right? So the three mistakes, एक तो जो with है उसकी जगह by होना चाहिए, ये जो part है वो present perfect में है तो ये भी present perfect में होना चाहिए. refused is past tense, so have refused आना चाहिए क्योंकि members plural है, third person plural इसलिए have आएगा, so have refused to comment. उसके बाद जो दो main clauses है उनको अगर आपको separate करना है तो semicolon use करना पड़ता है. Okay, so I hope you are clear. So this one is correct. I doubt that he will not turn up. सी जो वर्ड डाउट है वो खुद ही नेगेटिव है, राइट? मैं डाउट कर रही हूँ उसका मतलब मुझे पहले से थोड़ी आशंका तो है ही, तो ये जो डाउट है उसको जो फॉलो करते हैं वो कोई भी पॉजिटिव फ्रेज या क्लॉज होना चाहिए, राइट? सो आई डाउट ही विल नॉट, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए. ओके, वंस अगेन जो डाउट है वो usually it is followed by a positive phrase or clause, right? So जो not turn up है ये नहीं आना चाहिए, उसकी जगह will, ये जो not हटा दीजिए, will turn up. That is I doubt that he will turn up. मुझे डाउट है कि वो आएगा, right? बहुत सिंपल है. डाउट खुद ही नेगेटिव है, इसके अंदर खुद नेगेटिविटी छुपी है, तो यहाँ पर और नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है. I doubt that he will turn up. मुझे आशंका है कि वो आएगा. ओके, मुझे आशंका है कि वो नहीं आएगा, ये तो नेगेटिव पे भी नेगेटिव हो गया, ठीक है? सो आई डाउट दैट ही विल नॉट, दैट ही विल टर्न अप. ना ही सा आई लाफिंग, उसने मुझे हंसते हुए देखा. ये जो स्पीकर है, जो सेंटेंस है वो ऐसा कहना चाह रहा है ना. अभी क्या हो रहा है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, वो प्रोनाउंस के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो जो आई का ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी. सो he saw me laughing, right? उसने मुझे हंसते हुए देखा. अभी यहां पर I is wrong, right? He saw me laughing. Again, me is the objective case of the person pronoun, and since the object of the verb, this saw, is needed to make sense, the pronoun I is wrong over here. We have to use me. Okay, now he has never and never will take action. Okay, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सी ये he has never आया है, राइट? has जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और अगर हमने यहाँ पे टेकन नहीं लिखा है एक्शन के लिए, अगर टेकन नहीं लिखा है तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा. मतलब ये जो पोर्शन है वो इनकम्प्लीट होगा. तो क्या मतलब होगा कि इसका मतलब ही हैज नेवर जो है वो ये वाला वर्ब लेगा, राइट? सो इफ यू डू लाइक दिस, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, ही हैज टेक, राइट? बिकॉज ये वाला वर्ब जो है वो यूज होगा, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हैज के साथ में, हैज जो है वो उसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, सो ही हैज नेवर टेकन होना चाहिए. पहली चीज तो ही हैज नेवर टेकन. सो ये गलत हो गया, हैज के साथ कभी टुक नहीं आता. ही हैज नेवर टेकन, ही हैज नेवर. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि जो यहाँ पर adverb of frequency, that is never. Never is actually adverb of frequency, and and it should be placed after the helping verb and before the main verb, right? कभी भी जो adverb होते हैं वो आपको कहाँ place करने होते हैं, after the helping verb and before the main verb, right? So he has never taken and will never take the action. Okay? तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल, और जो मेन वर्ब है वो क्या है, टेक. सो हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे रखा है, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब, राइट? सो ही हैज नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक एक्शन. न तो उसने कभी एक्शन लिया है ना वो कभी लेगा. अगेन ही हैज नेवर, अगर हम यहाँ पर जो टेकन अगर यूज नहीं करते हैं तो ये जो हैज है वो ये वाली वर्ब ले लेगा, तो ही हैज टेक हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, राइट? सो हमें ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये जो क्लॉज है वो कंप्लीट करना पड़ेगा.
कि हैज के साथ क्या प्रॉपर वर्ब आ सकता है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हैज के साथ में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सो ही हैज नेवर टेकन। सेकेंड थिंग, नेवर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कब आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले। तो वो यहाँ पर इसका करेक्ट यूज है। सो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, now that's very simple. The hen lay eggs yesterday. Yesterday that means past, and past जब भी आएगा तो यहाँ पर past tense आना चाहिए. So lay is wrong. It should be laid. The hen laid eggs yesterday. Okay. This is the correct spelling. This is the the spelling is wrong. Lays is wrong, and present perfect tense should not be there with yesterday, right? Since the action is completed, this ये जो मुर्गी है वो अंडे दे चुकी है कल ही, तो एक्शन कंप्लीट है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होगा, राइट? सो laid laid is actually past tense of lay. So the hen laid eggs yesterday. This one is correct. Okay. Now this question, he is tired to play cricket. कहना ये चाह रहा है कि वो क्रिकेट खेलते हुए थक गया है, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो जो टायर्ड है इसको जो प्रीपोजिशंस फॉलो करता है वो है ऑफ. ही इज टायर्ड ऑफ, नॉट टू. ओके, पहली चीज. दूसरी चीज, इसके बाद जो है वो जेरेंड आना चाहिए. जेरेंड इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, form of verb used as noun, right? Suppose I can just give you one example. Say swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. Over here swimming is not verb, it's noun, right? Swim is a verb, and swimming, it's swim and ing, right? So that is actually ing form of word swim, that is verb swim. It is used as noun, so we call it as gerund, right? Now so he is tired of playing cricket. वो क्रिकेट खेलते खेलते थक चुका है. ओके, सो दो एरर्स हैं, टायर्ड ऑफ एंड playing cricket. So he is tired of playing cricket. Okay, and you can attend the basic sessions of verb, so you'll come to know a lot about gerunds. Let's take the next one. The quality of the fruits were not satisfactory. See friends, here quality, it is actually an abstract noun. You might have learned about abstract noun in basic sessions of nouns. See, abstract noun are nouns that refer to, maybe we can say, concepts, ideas, emotions, feelings, right? These nouns are the names of things actually which cannot be perceived through our five senses, right? We cannot touch them, smell, see, hear or taste. Okay, we can only think of. Okay, so quality, it is an abstract noun, right? And in a sentence we use singular verb for it. So here it should be either was or is, right? It should not be were. So the quality abstract noun, and that's why here the helping verb will be singular, either is or was. So the quality of the fruits is not satisfactory, or the quality of the fruits was not satisfactory, right? So quality of the fruits was not satisfactory with, are, by, all of these are wrong, right? So I hope you are clear. Now this question, she hoped to have won the game yesterday. Have won and yesterday, wrong combination. अब तो आपको समझ आ गया होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो और दूसरा, होप्ड के बाद जो preposition आता है वो टू आता है, राइट? सो ओके, एंड टू के बाद जब भी वर्ब आएगी तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगी, राइट? जैसे विनिंग
और वन नहीं आएगी. वन इज विन, वन वन, द सेकेंड फॉर्म, एंड विनिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो इट कैन नॉट बी हियर. राइट. सो टू के बाद क्या आना चाहिए? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, विन. राइट. अगेन द वर्ब hope is usually followed by the preposition to. So if another verb has to be written after to, it should be in its original form, right? So we have to write to win. So she hoped to win the game yesterday. She hoped to win the game yesterday. This one is correct. Okay, I hope you are getting it. Now the beauty of his clothes seem to outdo his personal elegance. Now once again, beauty is an abstract noun, an abstract singular noun, right? So we should be having seems over here, right? Instead of seem, it should be seems. Because with third person singular हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ब के साथ में SES IES यूज करते हैं. Now beauty is a noun, abstract noun. So उसके साथ में हम यहाँ पे, एंड ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो हम यहाँ पे किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे सीम की जगह सीम्स आएगा. राइट. सो वी हैव जस्ट वन ऑप्शन over here. The beauty of his clothes seems to outdo his personal elegance. Okay, pretty simple. He never has and never will go for a picnic. This similar type of question we have already done. यहाँ पे जो हैज आया है उसके लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, ये जो क्लॉज है इसको कंप्लीट करने के लिए हमको यहाँ पे एक वर्ब रखना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा? ही नेवर हैज, और यहाँ पर ये जो वर्ब है उसको ये हैज को ये वर्ब को लेना कंपलसरी हो जाएगा. राइट. तो हमें हैज के लिए अलग अलग वर्ब देना पड़ेगा. अब जब हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हमें वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, रखनी चाहिए. राइट. सो ही नेवर, तो हैज के साथ जो है वो गॉन आएगा. सो ही नेवर हैज गॉन एंड नेवर विल गो टू अ पिकनिक. ओके. Now that's pretty simple. Is your parents coming for the festival? See, parents is plural, mummy and papa, right? तो plural है तो यहाँ पर is नहीं आना चाहिए, are आना चाहिए, right? So are your parents coming for the festival? Are your parents coming for the festival? Okay. So that was so simple. So we'll take more questions in next session. Do revise this session and the previous ones. Bye bye.